नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर, जो बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर लेकर आया हूँ। वैसे मैं इस चैनल पर आज बहुत दिन बाद इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आजकल दूसरे चैनल पर काम कर रहा हूँ, जो बड़ी क्लास वाला चैनल है। तो हो सके तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है वहाँ आपके लायक कोई जानकारी साझा कर दी जाए मेरे द्वारा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। इसमें क्या दिया गया है कि व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। तो हम इसमें क्या दिया गया है, सामान्य शब्दों में बात की जाए। कितने सामान्य शब्दों में, जनरल में। जनरली अगर हम बात करें तो अभिकर्षण, अभिकर्षण का मतलब दिया है खींचना। ठीक है। और अपकर्षण, इसी अपकर्षण को हम प्रतिकर्षण भी कह सकते हैं। इसको हम प्रतिकर्षण भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम प्रतिकर्षण भी कह सकते हैं। सामान्य शब्दों में अगर बात की जाए तो हम इसको प्रतिकर्षण भी कह सकते हैं, और इसको प्रतिकर्षण कहते भी हैं। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को फोर्स कहते हैं। मतलब किसी चीज़ में धक्का देना, या किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, या किसी चीज़ को अपने से दूर फेंकना, या दूर ढकेलना, ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है जनरल में। इसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन क्या रियल में यही बल है? चलिए जानते हैं भाई। बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, सदिश। क्योंकि इसमें दिशा होती है। मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर हम किधर की ओर जा रहे हैं, ये इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। चलिए अब आगे, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है, ये किस में होता है, बल में। बल में डायरेक्शन भी होता है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो बल शायद नहीं कहा जाएगा। बल एक साधन है। ये क्या है? बल एक साधन है जिसके द्वारा स्थिर वस्तुओं को, जो एक जगह रखी हुई हैं, स्थिर वस्तुओं की स्थिति मतलब पोजीशन, दिशा डायरेक्शन, गति मतलब मोशन, आकार, आकार मतलब शेप, साइज, शेप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे आपके पास एक गुब्बारा है खाली। ठीक है। एक खाली गुब्बारा है, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें भरनी है आपको हवा। और जब हवा भरोगे, उसको फिर अपने हाथों से दबाओगे, तो कुछ देर तक वो अपनी, आपके प्रेशर को, आपके हाथ की ताकत को सहन कर ले जाएगा। और जब उसकी सहन सीमा से बाहर हो जाएगी तो गुब्बारा क्या होता है, फूट जाता है। तो ये किसके कारण हुआ? बल के कारण। क्योंकि आपने गुब्बारे पर इतना बल दे दिया कि वो बेचारा सहन ही नहीं कर पाया, इसलिए वो टूट गया। स्थिति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, स्थिति में परिवर्तन किया ही जाता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को घसीट कर घर में ले आते हैं, घसीट कर ले आते हैं, या कोई भारी चीज़ होती है तो उसको हमें उसमें रोलर वगैरह मतलब पहिए वगैरह, चक्का वगैरह लगा के उसको तब लाते हैं। दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बैट और बॉल की बात करें तो हम क्या करते हैं, जो बॉल फेंकता है और जो बैट से मारता है, तो जो बॉल सीधी जा रही होती है, और वो बैट से क्या करता है, कि उसको दिशा दे देता है, एक डायरेक्शन दे देता है कि हमें बॉल को किधर भेजना है। ठीक है। गति में भी परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल भाई, बल जब लगता है तो गति में भी परिवर्तन हो जाता है। आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, आकार में भी हो जाता है। एक कोई रॉड लें पतली, या कोई वायर लें, और उसको फिर लचाएं, इधर उधर को मोड़ें, क्या मुड़ेगा? बिल्कुल भाई मुड़ेगा। क्योंकि अगर मुड़ने वाला होगा तो मुड़ेगा, अगर आप में पावर ज़्यादा होगी तो मुड़ जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर थोड़ा जनरल में दिया था। अब हमारा कंटेंट तो सारा नीचे ही है, जो काफ़ी कुछ है इसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, ये एक व्यक्ति आपको दिखाया गया है। आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा।
ये एक व्यक्ति है बेचारा, और इतना बड़ा ये है इसके पास, और ये इसमें क्या कर रहा है, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, मतलब बल लगा रहा है, ताकत लगा रहा है इसको लुढ़काने की, मतलब इसकी इस पोजीशन से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बल लगा रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है किसके ऊपर, इस बोझ के ऊपर, इस वाले बोझ के ऊपर। क्या आपसे अगर हम पूछें, क्या ये बोझ इसके ऊपर ताकत लगा रहा है? हाँ, बिल्कुल लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि जब तक इस बोझ से इसकी ताकत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तब तक ये यहाँ से नहीं हिलेगा, और जब तक ये पूरी ताकत नहीं लगा देता तब तक ये नहीं हिलेगा। अच्छा, इसकी जो आधी ताकत थी, मतलब हिलने से पहले की जो ताकत थी, वो किसकी थी? तो वो इसने इसकी डायरेक्ट इसके ऊपर अपोजिट उल्टा काम कर रहा था। इसलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने इसको हिला ही नहीं पाया। क्यों? जब इसकी ताकत इससे ज़्यादा हो गई तब ये लुढ़केगा। अगर इसकी ताकत इस पर भारी पड़ गई तो ये कहेगा ये तो हिल भी नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, 1-2 लोगों को और लेके आते हैं यहाँ पर, उनसे इसको धक्का लगवाएँगे या कोई मशीन बुलाएँगे उससे लगवाएँगे, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में यही हमारा समझाने का मतलब था कि ये व्यक्ति था, ये ताकत लगा रहा है इस बोझ के ऊपर जो ये रोल बना हुआ है, और ये रोल भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये रोल भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, लेकिन जिसका बल ज़्यादा हो जाएगा वही यहाँ से प्रस्थान करेगा। मतलब अगर इसका बल ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेगा? ये दूसरे लोगों को बुला के लाएगा, या तो फिर कोई मशीन लेके आएगा, कहेगा भैया हमें इसको उठा के दूसरी जगह ले जाओ, हमसे नहीं हो पा रहा। मतलब इसके अंदर वो शक्ति या वो ताकत नहीं है। ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हमें क्या दिया है? आगे में हमें दिया है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे बल्लेबाज के द्वारा बैट से गेंद दिशा बदल देना, ये तो अभी ऊपर हमने देखा था, अभी हमने बताया भी था। रुई की गद्दी पर बैठने पर उसकी आकृति में बदलाव हो जाना, बिल्कुल हम चेयर वगैरह जो सोफा वगैरह होते हैं उस पर जब हम बैठते हैं तो वो नीचे दब जाता है, और लेकिन कुछ देर बाद वो धीरे धीरे से फिर अपनी जगह अपनी पोजीशन ले लेता है। ऐसे ही हम किसी रबड़ को खींचते हैं या किसी मतलब कोई सॉफ्ट चीज़ होती है उसको जब वो उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो बदल जाती है, या कोई गेंद है जो पिचक जाती है और उसको फिर छोड़ देंगे तो फिर वो कैसी हो जाती है, फिर गोल हो जाती है, फिर पिच दबाएँगे फिर वो चपटी हो जाएगी, फिर छोड़ देंगे फिर वो गोल हो जाती है। तो इसी इसी को हम क्या कहते हैं? आकृति में परिवर्तन कर देना, मतलब ये दूसरा वाला रूल ये जो बॉल पे अपनाते हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक एग्जांपल दिया है, किसी स्थिर फुटबॉल को किक मारकर गतिशील बनाना, बिल्कुल सही बात है। कोई स्थिर फुटबॉल है और इधर से तुमने पैर से ठोकर मारी और ये बॉल जाके इधर लुढ़कने लगी या इधर गिर गई जाके, है ना? तो ये भी क्या है? ये भी एक एग्जांपल है किसका? फ़ोर्स का, बल का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बल के बारे में आगे क्या दिया गया है? ये देखो, वस्तु पर लगाया गया बल। चलिए अब यहाँ पर से हमारा शुरुआत होती है फार्मूले की, मतलब सूत्रों की शुरुआत यहाँ से होती है। इसमें क्या है? इसमें देखो समझना थोड़ा सा कठिन नहीं है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो पक्का आसानी से समझ जाएंगे। क्या है? वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा? मतलब अगर हम कहें कि ये एक चीज़ है और ये आप हैं, ठीक है? और आप इस पर बल लगाएंगे, तो आप कितना बल लगाए हैं, मतलब आप कितनी ताकत लगाए हैं, ये आप कैसे जानोगे? तो ये यहाँ पर बताएगा। गति की दिशा में गति की दिशा में है, गति बढ़ती है। वस्तु पर लगाया गया बल, अगर कोई वस्तु इधर से इधर की ओर लुढ़कती हुई जा रही और आपने भी इस पे इधर से इधर की ओर बल लगा दिया, तो इसकी गति क्या हो जाएगी? ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा तेज़ी से ये
बढ़ने लगेगा, मतलब और ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेगा, है ना? यदि विपरीत दिशा में है तो गति कम हो जाएगी, और यही चीज़ उल्टा है तो क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे ये गेंद है, इधर से फेंकी किसी ने और आपने इधर से इसको जड़ दिया, इधर से बढ़िया से पीट दिया, तो ये क्या होगा? इधर जाने की बजाय इधर वापस लौट आएगी, और वो भी ज़्यादा फोर्स से लगाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से आएगी, कम फोर्स से लगाएगा तो भाई जितना फोर्स लगाएगा उतनी ही तेज़ी से आएगी, लेकिन इसकी क्या होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि अगर वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा तो उसकी गति कम हो जाएगी, और अगर गति की ही दिशा में फोर्स लगाया जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है? F इक्वल टू एम ए। एफ क्या है? जहाँ पर एफ आपका क्या काम करता है? फोर्स का। एफ क्या है? फोर्स। ठीक है। और एम क्या है? एम है मास। MASS, मास। इसका मतलब होता है द्रव्यमान। और ए क्या है? ए है त्वरण। त्वरण इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको त्वरण, और अंग्रेजी में इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं शायद, इतना याद नहीं है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, चलिए अब देखते हैं। यहाँ देखो नीचे दिया भी है। यहाँ नीचे हमें दिया गया है कि जो फोर्स है ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर, जहाँ यहाँ पर जो भी दिया गया है हमें, वो कैसे दिया गया है? देखो जहाँ पर एम क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण है। एन ये क्यों दिया गया? क्योंकि एफ जो है, जो फोर्स है, इसका जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसीलिए इसको एन से लिखते हैं। जो जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा? तो ये एरिया हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो ये क्या है? ये यूनिट है। यहाँ 3 सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की गुणा की तो स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर न्यूटन है, तो न्यूटन फोर्स को किससे नापते हैं? न्यूटन से। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या रहता है? न्यूटन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर और स्क्वायर। S2 है, ये S2 नहीं है, ये S2 नहीं है, ये S स्क्वायर है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है? अरे क्या हो रहा है? अब यूनिट ऑफ फोर्स, जो बल होता है उसकी इकाई कौन कौन होती है? SI पद्धति में इसको क्या बोलते हैं? SI पद्धति में SI पद्धति में इसको न्यूटन बोलते हैं। MKS पद्धति में भी न्यूटन बोलते हैं, लेकिन CGS पद्धति में इसको डाइन बोलते हैं। डाइन का मतलब होता है DYNE, वो डायन चुड़ैल वाला नहीं है। ठीक है। यहाँ पर डाइन का मतलब है DYNE। ठीक है, डाइन। इसको, ये सबसे छोटा यूनिट होता है और ये उससे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है। ठीक है। वैसे यहाँ पर यूनिट की बात, यूनिट में छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बात होती है, ये SI का मतलब है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यूनिट होती है ये SI वाली। और जो MKS है, ये M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकेंड। जहाँ पर लंबाई का मात्रक m है, और मास का जो द्रव्यमान है उसका मात्रक किलोग्राम है, और टाइम का मात्रक, समय का मात्रक है यस, सेकेंड। तो यहाँ देखो यस यहाँ पर भी दिया है, इसका मतलब है इसमें क्या होगा? इसमें C का मतलब है, अब मीटर से छोटी इकाई कौन होती है? सेंटीमीटर।
तो यहाँ सी का मतलब है सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या हुआ, ग्राम, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम हो जाएगा खाली खाली। यस का मतलब सेकंड होता है, तो ये सेकंड का सेकंड ही रहा। और ऊपर वाले में क्या होता है, ऊपर वाले में ऊपर वाले में ये ऊपर वाले में इंटरनेशनली मानते हैं, जैसे हर देश में मानते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे बल के मात्रक। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी यहाँ पर कुछ बल के मात्रक दिए गए हैं, जैसे एफपीएस में यहाँ पर फुट पाउंड सेकंड है। फुट का मतलब क्या है, फुट किसको कहेंगे, मतलब जो लेंथ नापेंगे, यहाँ पर लेंथ का इसमें फुट हो जाएगा, एफ डबल ओ टी फुट। और पी का मतलब है पाउंड, पी ओ यू एन डी पाउंड। ठीक, और यस का मतलब है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर एफपीएस पद्धति भी दी गई है, तो इसको एफपीएस में इसको पाउंड से नापते हैं। ठीक है, अब बाकी हमारा वही रहा है, सेम देखो वही है। 1 किलो बराबर इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 किलो में कितना फोर्स लग जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 किलो वजन, अगर आप कोई तराजू है जो कैसा है, जो मीटर वाला है, मतलब डिजिटल वाला है, और उस पर हाथ रखो आप, फिर दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, जब 1 किलो पूरा 1000 ग्राम हो जाए, मतलब 1 किलो हो जाए, तब आप सोचिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इतना हमने इसको दबाया है, तब ये 1 किलो दिखा रहा है यहाँ पर। तो वो कितना दबाया है आपने उसको, उसके ऊपर कितना फोर्स दिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब बलों के प्रकार भी तो होते हैं भाई, फोर्स कोई चीज़ है तो उसके कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स भी कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स देखो कितने प्रकार के होते हैं। संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल वो होते हैं, अब आपको जनरली बता देते हैं। संपर्क बल वो होते हैं जो बिना छुए, जिनका काम ही नहीं होता, जो बल बिना छुए, बिना किसी चीज़ को टच किए जो फोर्स काम नहीं करते हैं, जो बिना छुए काम नहीं करते हैं, उनको हम संपर्क बल कहते हैं। मतलब उनको बिना छुए हम काम कर ही नहीं सकते। जैसे आपको टेबल उठा के लानी हो या खींच के लानी हो, जब तक आप टेबल को पकड़ोगे नहीं और उसको खींचोगे नहीं, या किसी रस्सी या किसी चीज़ की सहायता से उसको खींचोगे नहीं, तब तक वो तब तक वो बल उस पर, मतलब तब तक वो आपकी तरफ या आपके पास, या आपकी जो बताई हुई आपकी जो इच्छा है जहाँ उसको रखने की, तो वहाँ तक आप नहीं रख पाएंगे, है ना। तो यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं, संपर्क बल, ये कांटेक्ट वाले बल होते हैं। असंपर्क बल क्या है, असंपर्क बल में वो चीज़, वो वाले बल आते हैं जो हम छूते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, बट हमें पता भी चलता है, कभी कभी नहीं भी पता चलता है। असंपर्क बल, जैसे चुंबक वाला बल है ना, चुंबक वाला जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वो असंपर्क बल है। उसमें हम छूते नहीं हैं, खाली चुंबक को उठा के और रख दो किसी लोहे के पास, और वो ऑटोमेटिक लोहे को खींच लेता है। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, उसमें ऑटोमेटिक फोर्स है, और उसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो होता है वो होता कैसा है, नॉन कांटेक्ट वाला होता है। इसमें बिना छुए ही चुंबक अपनी तरफ खींच लेती है सारे लोहे के कणों को, लोहे की चीज़ों को, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांटेक्ट फोर्स, अब ये कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, देखो नीचे दिया भी गया है। वह बल वह बल जिसमें दो वस्तुएं परस्पर भौतिक संपर्क अर्थात फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं। मतलब कांटेक्ट फोर्स वो वाला फोर्स होता है जिसमें क्या होता है कि जो कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें
चाहे फोर्स लगाने वाली वस्तु हो और चाहे जिस पर लगाया जा रहा हो, वो दोनों जब तक आपस में कांटेक्ट में, संपर्क में, टच में नहीं आएंगी, तब तक उन पर ये फोर्स काम नहीं करेगा। इसी को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बिना टच किए, बिना छुए आप काम कर नहीं सकते। जितनी चीज़ों को आपको छू के, देख के काम करना पड़ता है, मतलब देख के बता रहे हैं, मतलब सोचो कि इमेजिन करो, क्या आप अगर किसी चीज़ को, या मान लो अपनी टेबल या कुर्सी को बिना छुए या बिना उठाए, बिना उसको धक्का दिए या बिना खींचे आप उसको अपने रूम से बाहर कैसे ले जाएंगे? क्या कोई आपके पास ऐसी शक्ति है जो बिना छुए ही वो रूम के बाहर आपकी चेयर आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। ये सिर्फ कांटेक्ट फोर्स के कारण ही होगा। क्यों? मतलब कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये चेयर रही तुम्हारी, ठीक है, ये चेयर है तुम्हारी, और इसको जब तक आप छू के इधर नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये इधर नहीं आएगी, ये वहीं रहेगी। क्योंकि इसके पैर तो होते हैं, बट वो चल नहीं पाते, है ना? इसके पैर तो होते हैं, लेकिन ये चल नहीं पाते, उसके पैर बिना काम के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कांटेक्ट फोर्स से क्या समझे कि एक ऐसा बल होता है जिसमें दो वस्तुएं आपस में संपर्क में जरूर आती हैं, फिजिकली कांटेक्ट में जरूर आती हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने बड़े अच्छे से बताया है। वह बल जिसमें दो वस्तुएं परस्पर भौतिक संपर्क में आती हैं, ये फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। तो संपर्क बल में हमने आपको अभी बताया था। अब संपर्क बल के भी कई उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आपका दे दिया है पेशीय बल, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा हिंदी में समझना कठिन होता है, और हिंदी मीडियम से समझने वाले को इंग्लिश मीडियम वाला, जो जो हिंदी मीडियम से है, वो इंग्लिश मीडियम वाले को 3-5 समझ लेगा, क्योंकि उसने कुछ शब्द सुने हैं, कुछ शब्द उसको आते भी होंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी मीडियम वाले को नहीं समझ पाएगा, मतलब हिंदी वाली को इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने आज तक तो कांटेक्ट फोर्स यही चीज़ें पढ़ी हैं, उसको पता ही नहीं बल और संपर्क होता क्या है, ठीक है। चलिए पेशीय बल मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला फोर्स। कोई भी जीव है, जैसे हम हैं, आप हैं, बैल है, घोड़ा है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी जीव हैं, वो अगर किसी दूसरी वस्तु पर अपने द्वारा, मतलब अपने किसी शरीर के द्वारा, पेशियों द्वारा बल लगाए, तो क्या वो पेशीय बल होगा? बिल्कुल होगा। इसमें हम आराम से कह सकते हैं कि वो पेशीय बल होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक हम यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना उसको, ठीक है। हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि यहाँ पर बोला गया है जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। अच्छा, तो भाई इसको हम पेशीय बल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीवों की पेशियों द्वारा लगाया जाता है, तो ये पेशीय बल कहलाता है। आता किसके अंडर में है? कांटेक्ट फोर्स के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पर बड़े मज़ेदार की बात हम तुम्हें ये बताने वाले हैं कि आपको ये कमेंट करना है कि अगर हम कहें कि एक चींटी है, ठीक है, एक चींटी है, और वो एक खाने का टुकड़ा या चीनी का दाना लेकर के जा रही है घिसलाते हुए, क्या वह पेशीय बल का एग्जाम्पल है या नहीं? इतना आपको कमेंट करना है। मतलब
क्या वह पेशीय बल का उदाहरण है? क्या कि एक चींटी है, वो अपने खाने को घसीट कर लेके जा रही है अपनी अपने घर तक, मतलब अपने बिल तक जिसमें वो रहती है। तो क्या वह उसके द्वारा लगाया गया एक पेशीय बल का उदाहरण है या नहीं? ठीक है, तो ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे मन में आया तो हमने आपसे पूछ लिया और आपको बताना भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, बैल द्वारा गाड़ी पर लगाया गया फोर्स। बैल द्वारा, आपने बैलगाड़ी देखी है? शहर वालों को तो पता ही नहीं है बैलगाड़ी होती क्या है। गांव वाले जानते हैं बैलगाड़ी क्या होती है, गांव वाले ने तो चलाई भी होगी, बट शहर वालों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बैलगाड़ी होती भी है और चलती भी है ना। फिर उसके बाद श्वसन क्रिया में फेफड़ों का फैलना व सिकुड़ना। हाँ, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम साइंस में पढ़ते हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं, और जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े क्या हैं, अपने आप सिकुड़ जाते हैं, मतलब अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेशीय बल, इसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ये किसके अंडर में आता है, संपर्क बल के अंडर में आता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नहीं तो सारा वीडियो इतने में ही चला जाएगा, पूरा टॉपिक भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पर एक और फोर्स की बात की गई है, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच लगने वाला ऐसा अदृश्य बल। कैसा है ये, अदृश्य, दिखता नहीं है बट होता है। वही कहावत है नहीं पर फिर भी हर जगह है ना। चलिए, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, दोनों वस्तुओं के सापेक्ष गति का विरोध करता है। दोनों वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसका काम थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, क्यों, देखो यहाँ पर ये गाड़ी है और ये है उसका बोझ, मतलब ये ट्राली है एक तरीके से, और इसको आप ट्रैक्टर मान लीजिए। ठीक, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक, ये इससे जुड़ा हुआ है, इसमें ये पहिए लगा दिए हमने और इसमें भी पहिए लगे हुए हैं और ये जुड़ा है। ठीक है, अब इसको खींच के ले जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, ये तो इसको खींच रहा है, तो इसके ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें तो यांत्रिक ऊर्जा है ना, इसमें कोई जीव वाली ऊर्जा तो है नहीं, तो इसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी है, बट इसके अंदर एनर्जी है ही नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो मास है, मतलब इसका जो वजन है या इसके ऊपर जो लादा गया है, जो रखा गया है, वो फोर्स क्या करेगा, नीचे की ओर करेगा, नीचे की ओर, इनके ऊपर नीचे की ओर प्रेशर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी में जी होता है, जी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। वो भी हमारा किस में आता है, बिना टच वाले में। घर्षण बल ये भी टच वाले में आता है, जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं, जैसे हमारी चप्पल और हमारी जमीन का फर्श, या हम जहाँ चलते हैं रोड या सड़क, हमारी चप्पल या हमारा जो ब्रेक होता है, जिसको हम यूज करते हैं साइकिल में, गाड़ियों में जो ब्रेक लगाते हैं, जिससे हम सामने वाले को बचाते हैं, है ना। तो वो भी क्या करता है, इसमें ब्रेक और जो ब्रेक शू होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो रुक भी जाता है। तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स, अब इस जैसे ठंडियों में हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, तो हमारा एक हाथ जब आगे की ओर जाएगा तो एक हाथ पीछे की ओर जाएगा, और जब इधर वाला पीछे की ओर जाएगा तो इधर वाला आगे की ओर जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारे जो हथेली है वो दोनों आपस में रगड़ने लगती हैं, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इसी फोर्स को हम फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं। घर्षण बल संपर्क में आने वाले पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, मान लो एक कागज है, ठीक है, और एक
खूब बढ़िया सा कागज़ है और एक ऐसे ही रफ कागज़ है जो बहुत काफ़ी खुरदरा है। मतलब डॉटेड डॉटेड मतलब खुरदरा है, खुरदरा मतलब चिकना नहीं है उतना बढ़िया से। और एक कागज़ बहुत चिकना है, तो आप इस पर लिखेंगे, तो इस पर लिखते टाइम आप थक जाएँगे काफ़ी और इस पर लिखेंगे तो आप थकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसे दाने जो ऊपर उठे हैं, जो पेन को रोके या पेंसिल को रोके, वो नहीं है। लेकिन इस पर ज़्यादा हैं, खुरदरे होने के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि बेटा देखो, यहाँ पर कह रहा है कि देखो घर्षण बल संपर्क आने वाले पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठों मतलब जो भी हमारे पृष्ठ होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा ये, है ना? फिर पृष्ठ बहुत चिकना, घर्षण बल कम। अगर पृष्ठ बहुत चिकना होगा, तो घर्षण बहुत कम होगा। मतलब हमारी हथेली अगर चिकनी होगी, तो हमारी हथेली उतनी जल्दी गर्मी नहीं पकड़ पाएगी, मतलब गर्म नहीं हो पाती है। और अगर हमारी हथेली खुरदरी होगी तो घर्षण बल ज़्यादा होता है। अब घर्षण बल के कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं हम। आप जब भी आटा वग़ैरह लाते हो ना आटा खाने के लिए, तो जो आटा होता है, ये गेहूँ से आटा कैसे बनाया जाता है? 2 ऐसे पत्थर होते हैं, ठीक है? इस टाइप से और ये दोनों आपस में चिपक के रहते हैं, मतलब थोड़ी-सी भी जगह नहीं होती इनमें। और एक ये होता है, ये स्टेबल रहता है, ठीक है? और यहाँ से ऊपर से गेहूँ गिरता है यहाँ से, ठीक है? अब ये पत्थर हमेशा घूमता रहता है इधर पुली की हेल्प से, ये पुली की हेल्प से ये घूमता रहता है और यहाँ गेहूँ गिरता है। तो ये वाला पत्थर ये तो रुका ही रहता है और ये घूमता रहता है। तो इन दोनों पत्थरों के बीच में घर्षण होने लगता है, मतलब फ्रिक्शनल फ़ोर्स उत्पन्न हो जाता है और इस कारण से ऊपर से जो गेहूँ गिरता है, वो इसमें पिस जाता है और जिस साइड की ओर ये घूमता है, उसी साइड की ओर एक अलग से खाली जगह बनी रहती है, यहीं से हमें आटा मिल जाता है। तो ये जो जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं, उनको अच्छे से पता है कि चक्की कैसे काम करती है, जो आटा बनाने वाली होती है। और सिटी वालों को तो देखा होगा इन लोगों ने भी, काफ़ी जगह मिलता है ना? दिया सलाई में भी घर्षण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दिया सलाई जानते हो? जिसको मैच बॉक्स कहते हैं, माचिस हिंदी में, है ना? माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता, है ना? ये डायलॉग है बहुत फेमस। तो ये क्या होता है कि जो जो दिया सलाई होती है, जो हमारी माचिस होती है, उसमें भी माचिस की जो 2 साइड होती हैं, जिस पर ऐसे-ऐसे मतलब ऐसे-ऐसे निशान बने रहते हैं, ऐसे-ऐसे, ठीक है? इन्हीं पर हम तीली रगड़ के ऐसे जला देते हैं, एकदम फर्र से जल पड़ती जल उठती है ना? तो इसको क्या ये किसके कारण काम करती है? ये फ्रिक्शनल फ़ोर्स के कारण काम करती है, ठीक है? आगे देखते हैं, नोट में भी कुछ दे रखा है इन्होंने। क्या दिया है? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा बल है जिसके नहीं होने पर रेलगाड़ी या फिर धरातल पर चल रहे वाहन को अचानक ब्रेक लगाकर नहीं रोका जा सकता। अगर ये वाला फोर्स ना हो तो हम लोग रुक नहीं पाएँगे और ना ही ये जो रेलगाड़ी चलती है ना, ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, ये जितने भी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, हम एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे और पानी वाले शिप की बात नहीं कर रहे। और वहाँ पर भी घर्षण होता है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? घर्षण पर। अगर घर्षण नहीं होता, अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग अब तक गेहूँ ही खा रहे होते उबाल-उबाल के, आटा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि घर्षण मतलब फ्रिक्शनल फ़ोर्स भी होता है और जब से हमें फ्रिक्शनल फ़ोर्स पता चल गया, हम लोगों ने गेहूँ से आटा बनाना शुरू कर दिया। गेहूँ से क्या, हम लोग तो काफ़ी चीज़ों का आटा बना लेते हैं, हड्डियों तक का तो आटा बना लेते हैं लोग, मतलब चूरमा बना देते हैं ना, कहते हैं कि हड्डी तोड़ के हड्डी का चूरमा बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे हड्डी से आटा नहीं बनाया जाता, ये सब बकवास है। चलिए, शॉर्ट वीडियो मत देखा कीजिए, वो तो सब ऐसे ही दिखाते हैं, बहुत कम ऐसे रेयरली मिलते हैं वीडियो जो शॉर्ट वीडियो सही होंगे, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ज्ञान को कन्फ्यूज़ करने वाले होते हैं क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है ना? तो इसलिए हम इस वीडियो को भी पूरा देख लेते हैं
और आप भी देख लीजिए। अगर यहाँ तक आ गए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि 30-35 मिनट होने वाला है लगभग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी तक हम बहुत कम पढ़े हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब बात आती है नॉन फ्रैक्शनल फोर्स की। नॉन फ्रैक्शनल फोर्स क्या होते हैं? जो असंपर्क वाले होते हैं। असंपर्क वाले का मतलब है जो हमें दिखते ही नहीं है, बिना संपर्क के हैं फोर्स, फिर भी वो काम करते हैं बिना फोर्स के। चलो भाई कौन कौन है? पहला तो है हमारा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मीन्स इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला कौन है? गुरुत्वाकर्षण। पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण। दूसरा कौन है? स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चुंबकीय बल, जिसकी अभी हमने बात की थी, चुंबक वाला, है ना। चलो अब इनको एक एक करके जल्दी से पढ़ भी लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अर्थात बल लगाते हैं। सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के 1/6वां होता है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर 1 किलो हैं तो वहां पर कितने रह जाएंगे? 1/6वां भाग, छठा भाग। मतलब अगर आप 1000 अगर आप 100 किलो के हैं यहाँ, ठीक है, तो पृथ्वी पर कितने हो जाएंगे? चंद्रमा पर कितने के हो जाएंगे? 6 × 6, 6 × 6 और 6×7=42, 6×5=30 लगभग में 15-16 किलो के लगभग में रह जाएंगे। सोचिए अगर आप यहाँ पर 100 किलो के हैं तो वहाँ पर छठा हो जाएगा उसका, तो 15×6=90, लगभग 16×6=96, 16 किलो के ऊपर हो जाएंगे। बताओ 16 किलो का वजन रह जाएगा अगर आप यहाँ 1 किलो के हैं तो। अगर यहाँ 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर 10 किलो के रह जाएंगे, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? यहाँ पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण माना गया है। अरे यहाँ पर देखिए एक मैजिक वाली बात निकली है, यही तो 1 किलो का भी होता है ना, ये 1 kg होता है। याद आया कुछ? हमने अभी पीछे पढ़ा था, है ना। तो ये क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ये है भाई गुरुत्वीय त्वरण। और ये है कितना गुरुत्वीय त्वरण? 1 किलो। हमने अभी पढ़ा था कि 1 किलो में कितने न्यूटन मीटर होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, जो ये जी है इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जी का न्यूनतम मान कहाँ पर होगा? न्यूनतम बोले तो कम से कम, सबसे कम जी का वैल्यू कहाँ पर होगा? सबसे कम जी का वैल्यू होगा भूमध्य रेखा पर, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। और जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होगा, जो पोल्स हैं। कौन सा? साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। जो पृथ्वी के पोल हैं उनको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। ठीक है।
गुरुत्वीय त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अलग अलग द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की उपस्थिति में ऊपर से गिराई जाएं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब उसमें त्वरण समान ही उत्पन्न होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी का जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। जी का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, चाहे वो कोई बड़ी वस्तु ऊपर से फेंकी जाए या छोटी वस्तु ऊपर से गिराई जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भ्रम हो रहा होगा। सर, जब कोई बड़ा पत्थर फेंकते तब तो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, और जब कोई छोटा फेंकते हैं तब इतनी जल्दी नहीं गिरता है, या मतलब कोई हल्की चीज़ फेंकते हैं तो इतनी जल्दी नहीं गिरता है, और जब कोई हैवी चीज़ फेंकते हैं तो बहुत जल्दी गिरता है आके। तो इसका एक ही रीज़न है, क्या है कि अगर बस यहाँ पर वही चीज़ इसने क्लियर करके दी है कि देखो बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जी का मान जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो भी वेट है किसी भी वस्तु का, ये उस पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। ये मान के चलो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। यही चीज़ इसने यहाँ पर बताई है। और उसमें क्या होता है, जो त्वरण लगता है ना, जिसको ए बोल रहे थे अभी ऊपर में एफ इक्वल टू एम ए लिखा हुआ था ना, एफ इक्वल टू एम ए। तो जो ए था, ये ए क्या है, त्वरण है। और ये कहाँ से आता है, जब पृथ्वी का जी लगता है किसी वस्तु पर, मतलब जी बोले तो गुरुत्वाकर्षण। अर्थात समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेंगी, है ना। और वायु की उपस्थिति में वस्तु का श्यानकर्षण। श्यानकर्षण का मतलब होता है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग का मतलब होता है जैसे ही ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो हमेशा वायु उपस्थित ही रहती है, और वायु उपस्थित रहती है तो जैसे ही ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी, जैसे यहाँ 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 हर जगह हवा रहती ही है, और हम यहाँ से कोई चीज़ फेंकेंगे तो इस हवा को पहले हटना पड़ेगा ना ऐसे आसपास, तभी तो ये जगह बना पाएगा, तभी तो ये नीचे गिर पाएगा। तो ये जो हवा का जो फोर्स लग रहा है उसी को बोला गया है श्यानकर्षण। श्यानकर्षण विस्कस ड्रैग। ड्रैग का मतलब है हवा, जो हवा थी इसका। ठीक है, आगे। वायु की उपस्थिति में वस्तु पर श्यानकर्षण, विस्कस ड्रैग तथा उत्प्लावन प्रभाव बियोंसी इफेक्ट पड़ता है। इस स्थिति में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होगा। भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। ये बात बिल्कुल सही है, भारी वस्तु पहले पहुंचती भी है, लेकिन उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन कौन है, मास है, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। अब आगे की कहानी। यहाँ पर हमें दे रहा है, कह रहा है भाई, यहाँ पर कहता है स्थिर वैद्युत बल, मतलब स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। दो बिंदु मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ से आपको करंट ले जाना है यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा इसी को क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब आगे, स्थिर वैद्युत बल विपरीत आवेशों के बीच अट्रैक्टिव होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब अगर एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है तो ये आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन अगर ये प्लस प्लस वाले हुए तो ये चिपकेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। और अगर माइनस माइनस वाले होंगे तभी भी एक दूसरे के चिपकेंगे नहीं, धक्का देंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है
स्थिर वैद्युत बल विपरीत आवेशों के, विपरीत आवेश मतलब विपरीत चार्ज वाले जो होंगे तो वो क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तथा समान आवेशों के बीच रिपल्सिव होता है। रिपल्सिव का मतलब जैसे चुंबक होती है उसमें दो सिरे होते हैं, हर चुंबक में दो सिरे होते हैं, कौन कौन से, एक यन होता है और एक यस होता है। तो अगर यस और यस वाले को मिलाने की कोशिश करोगे तो ये मिलेंगे ही नहीं, ये एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन अगर एन और इसका यस मिलाओगे तो मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगी ये दोनों चुंबक। इसको और इसको मिलाओगे तो भी ये चुंबक जुड़ जाएंगी। और अगर तुम कहो कि यस और यस वाले सिरों को मिला दें इस चुंबक के यस वाले से और इस चुंबक की यस वाले से, तो नहीं मिलेगा। फिर तुम इसको घुमा के ले आओ ऐसे, यहाँ यन कर दो और यहाँ यन कर दो, यहाँ यस है यहाँ यस है, तो कहो कि इनको चिपका लो, नहीं चिपका पाओगे कभी भी। तो ये क्या होता है, ये क्या है, प्रतिकर्षण है। और इसी को स्थिर वैद्युत बल का ये कारण होता है। और चुंबकीय बल क्या होता है, मैग्नेटिक, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। दो ध्रुवों के बीच लगने, जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला, चुंबकीय ध्रुव मतलब एक ये हमारी एक चुंबक है, एक ये हमारी चुंबक है, ठीक है। इसमें यन इधर है, यस इधर है, इसमें यस इधर है, यन इधर है ना। फिर दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। अब इन दोनों के बीच में, मतलब इस वाले को घुमा के हम इधर रख दें, मतलब इसको यन बना दें और इसको यस बना दें, इसको हटा दें, और तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो इनके बीच में ये जो फोर्स काम कर रहा है ना, यही तो चुंबकीय बल है ना। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, बोला है न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये तो आंसर दिया हुआ है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, और साथ ही साथ हम आपको अब डेली क्लास यहाँ पर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये फोर्स के बारे में दी गई जानकारी, बल का जो चैप्टर है, बल का जो टॉपिक है, ये भी कुछ नहीं है, ये बहुत ही कम है। सिर्फ बताया गया है कि बल इतने प्रकार के होते हैं और ये बल होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे, जो अगली क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, या यूँ कह लो कि अगली वीडियो में आपको हम लाकर दे देंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। और भी मतलब इससे, ये तो बेसिक जानकारी है, तो इससे डीपली जब जाएंगे तब और भी कुछ निकलेगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए, और लिंक लिंक को ज़रूर चेक कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है, जो दूसरा चैनल है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको चांस मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।